मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 के बच्चे देखेंगे आपका साइंस का ये सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटा या सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स जो भी आपके जीव जंतु हैं जिसमें जीवन है। माइक्रो को अगर हम एक क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो आपको बता दें कि 10 पे -6 को हम 1 माइक्रोन कहते हैं, इक्वल टू 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6, यानी 10⁻⁻6 आपको क्या शो कर रहा है कि 0 से 1 लाख गुना छोटा, यानी ऐसे जीव जो 0 से 1 लाख गुना छोटे आकार में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप चलते हैं ना, तो आपके कदम जो स्टेप्स होते हैं, जो आपका एक पैर होता है उसके नीचे जितनी भूमि आती है, जितनी जमीन आती है, ठीक है, उस जमीन, जैसे आपका मान लिया पैर ये है और आपके पैर के नीचे जितनी जमीन आई, तो इस जमीन के हिस्से में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंटिंग करें तो ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा होंगे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने छोटे हिस्से में अब कितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसकी अनुमान आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये भी नहीं कि खाली सॉइल या आप मिट्टी में पाया जाता है, ये हवा में, पानी में, आपके भोजन में, आपके शरीर पर, इवन आपके शरीर के अंदर, आपके इंटेस्टाइन में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आइए आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको सिर्फ क्या होगा, आपको बढ़िया से इस वीडियो को, पूरे वीडियो को आपको देखना होगा। आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियर तरीके से आपको पता चलेगी और मुझे लगता है कि संभवतः ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो ये हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कह रहा है कि इनमें क्या क्या आपको पढ़ना है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनके क्लासिफिकेशन पढ़ना है और मोस्टली इनको 5 जो है कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आपका जो कैटेगरी है वो है बैक्टीरिया, दूसरी कैटेगरी एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। इस 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। आप जानते भी होंगे मोस्टली बैक्टीरिया के बारे में आपने सुन रखा होगा, एल्गीज के बारे में, यानी एल्गा जो होता है जिसको हम शैवाल कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में सुन रखा होगा। फंगस जिसे कहते हैं, आप मशरूम देखे होंगे, वो भी एक फंगस है, तो फंगस के बारे में आपने सुना होगा। प्रोटोजोआ में आप बहुत पहले से अमीबा और पैरामीशियम को पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटोजोआ ने भी आपने देखा है प्रोटोजोआ को। और वायरस अगर आज तक आपने नहीं सुना था तो अभी आप कोरोना वायरस के रूप में इस वायरस को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। बेसिकली ये आप आंखों से देख नहीं रहे हैं, लेकिन वायरस को आप महसूस कर रहे हैं कि वायरस कितना खतरनाक होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी छींक या खांसने से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स के रूप में वायरसेस निकल रहे हैं और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कितने छोटे होते हुए भी कितने हार्मफुल हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि सिर्फ हार्मफुल ही नहीं होते बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हेल्पफुल भी होते हैं। आगे आप अपनी पूरी क्लास में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया अगर हार्मफुल है या एल्गी अगर हार्मफुल है, फंगी अगर हार्मफुल है, तो यूजफुल भी है। बहुत सारे फंगस के, बहुत सारे बैक्टीरियाज के हम उसके यूजफुलनेस के नाते तमाम सारे प्रोडक्ट को हम बना पाते हैं और तमाम हमारे लिए लाभदायक भी हैं।
तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है वो है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेटिक्स मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बैक्टीरिया क्या है? एक्चुअली में बैक्टीरिया जानते हैं, जब लाइफ का एवोल्यूशन हो रहा था, जीवन का उद्भव हो रहा था, ठीक है, जब जीवन पृथ्वी पे था ही नहीं, तब क्या था, पूरे पृथ्वी पे पानी पानी था, केवल पानी था। और उन्हीं पानी में जो पहला जीव उत्पन्न हुआ ना, वही क्या था, बैक्टीरिया था। और जब ये बैक्टीरिया जन्म लिया, आपको मतलब आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं कि ये जब बैक्टीरिया जन्म लिया तो आपको बताएं कि उस समय ऑक्सीजन भी नहीं था, यानी ऑक्सीजन की मात्रा थी ही नहीं। ठीक, इसको एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया कहा गया, इसको एनएरोबिक बैक्टीरिया कहा गया, जो बिना हवा के भी जिंदा रहले, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहले। इस एनएरोबिक बैक्टीरिया का जन्म हुआ और यहीं से लाइफ के एवोल्यूशन की हिस्ट्री यानी उत्पत्ति की हिस्ट्री शुरू हुई। और आज आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े जीव, बहुत बड़े बड़े प्लांट इस नेचर में मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लिविंग बीइंग्स अगर कुछ है तो वो क्या है, वो बैक्टीरिया है, और जो आज भी मौजूद है। ठीक है, अब हम बैक्टीरिया के शेप और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया के शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर ही उसके नाम रखे जाते हैं। देखिए, इसके हम शेप्स के बारे में अगर बात करें तो बैक्टीरिया राउंड शेप होते हैं, रॉड शेप होते हैं, स्पाइरल शेप और कामा शेप के होते हैं। राउंड शेप माने जब बैक्टीरिया का आकार एकदम गोल जैसा हो, ऐसे गोल हो। बैक्टीरिया सूक्ष्म है, बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो इसका जो आकार होता है, अगर वो गोल दिखाई पड़ता है, राउंड दिखाई पड़ता है, तो वो राउंड शेप बैक्टीरिया है। अब राउंड शेप बैक्टीरिया को हम एक अलग नाम देते हैं, जिसको कहते हैं कोकस। ठीक है, या कोकाई, कोकस या कोकाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम रॉड शेप बैक्टीरिया, यानी अगर हम देखें कि अगर हमने माइक्रोस्कोप से देखा और जो बैक्टीरिया हमको मिली उसका आकार कैसा था, रॉड जैसा था, रॉड शेप बैक्टीरिया थी, रॉड जैसा, लंबा लंबा रॉड जैसा बैक्टीरिया था, शेप था उसका, तो हमने कहा ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। और रॉड शेप बैक्टीरिया को हमने एक अलग नाम दे दिया, इसको कहते हैं बैसिलस। ठीक है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा लैक्टोबैसिलस, नाम सुना है, या आपने कोकस का हमने जब उदाहरण दिया राउंड शेप में, तो स्ट्रेप्टोकोकस आपने नाम सुना होगा। इसी स्ट्रेप्टोकोकस से आपका जो एक एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स बनता है। ठीक है, आप तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, राउंड शेप, आप नाम से ही पता लगा लेंगे। जैसे आपको कोई पूछा कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का शेप क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है कि अब कोकस आगे लगा हुआ है, इसका मतलब कि बैक्टीरिया गोल शेप का, राउंड शेप का होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, कोकस माने राउंड, ठीक, गोल। और रॉड शेप जब है तो वो बैसिलस कह गए, जैसे लैक्टोबैसिलस में हमने कहा, लैक्टोबैसिलस जानते हैं ना, लैक्टोबैसिलस आपके जो दूध होता है उसको दही में बदल देता है, यानी मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, या आपका कहते योगर्ट, यानी दूध से दही बनने या पनीर बनने की प्रक्रिया में एक बैक्टीरिया जो है वो रिस्पांसिबल होता है, उसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। और क्योंकि बैसिलस जुड़ा हुआ है साग के पीछे, लैक्टो माने होता है, क्योंकि दूध में एक शुगर पाया जाता है लैक्टोज। अच्छा, दूध में लैक्टोज पाया जाता है, इसलिए हम दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को लैक्टो कहते हैं। और उसका शेप होता है कैसा, रॉड शेप है, तो उसको हम बैसिलस दे दिए, तो उसका नाम हो गया लैक्टोबैसिलस। बहुत आसान है।
आप ध्यान से जब इसको देखेंगे ना तो हर चीज़ आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो लैक्टोबैसिलस इज the bacteria which present in the milk and the shape of lactobacillus is rod shaped, यानी अगर बैसिलस है तो शेप कैसा होगा, रॉड शेप होगा। अब आइए स्पाइरल। स्पाइरल माने ऐसे सांप जैसा, ऐसे 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 ऐसा ऐसा अगर बैक्टीरिया का शेप है, ठीक, तो ये स्पाइरल, स्पाइरिला, स्पाइरिला कहते हैं। अगर इस तरह से घुमावदार उसका शेप है बैक्टीरिया का तो स्पाइरिला कहते हैं। और इसी तरह से एक बैक्टीरिया होती है जिसका शेप होता है कामा, ऐसे कॉमा कामा से इस तरह का, आगे थोड़ा मोटा और पीछे ऐसे कामा शेप, तो इसको कहते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया। और कामा शेप बैक्टीरिया को एक स्पेशल नेम देते हैं जिसको कहते हैं विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। आपने गांव में सुना होगा कि फलाने चाचा को जो है कालरा हो गया, ठीक है, खाना अच्छा नहीं खाए थे, फूड पॉइजनिंग हो गई, कालरा हो गया, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है। ये कालरा जानते हैं कालरा क्या है? कालरा एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आई कौन सी बैक्टीरिया से होता है? तो विब्रियो कॉलरा इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलरा डिजीज। विब्रियो कॉलरा जो है उस बैक्टीरिया का नाम है। अब उसके आगे विब्रियो जुड़ा हुआ है, तो हम आपसे अगर पूछा जाए कि इस कॉलरा फैलाने वाले, कालरा रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो आप कहेंगे विब्रियो कालरा। अगर पूछा जाए इसका शेप कैसा है तो आप कहेंगे कामा शेप, क्योंकि विब्रियो वर्ड जो बताता है कि अगर कामा शेप का होगा बैक्टीरिया तो उसका नाम विब्रियो होगा, विब्रियो लगा होगा। तो विब्रियो कॉलरा जो है वो होता है कालरा फैलाने वाला, ठीक। अब आइए थोड़ा इसको और ज़्यादा विस्तार से देखते हैं। राउंड शेप बैक्टीरिया में अगर एक सिंगल सेल का है तो उसको कोकाई कहते हैं, COCCI, कोकाई, सिंगल सेल है, एक सेल अगर है। यही अगर दो हैं यानी पेयर में है तो डिप्लोकोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोकोकाई, ठीक है। आगे आप जब बड़े क्लासेस में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको डिप्लोकोकस है, मोनोकोकस, ऐसे आपको स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे अलग अलग नाम से। तो आज चूंकि आपका क्या है कि इनिशियली आप जब अर्थ में होते हैं तो ये अर्थ क्या होता है, ये अर्थ आपका 10th का एक, मान के चलिए कि एक स्टार्टिंग फेज होता है। जैसे जो कोर्सेज 10th के हैं ना वो सारे कोर्सेज अर्थ में हैं। बस अर्थ का कोर्स जो होता है वह थोड़ा आपका स्टार्टिंग फेज में दिया जाता है कि आप इसको थोड़ा टच में रहिए, इसको जानते रहिए, क्योंकि 10th में आपको यही पढ़ना। जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो अर्थ में ही इसको डीपली पढ़ लेते, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेते हैं। और जब अच्छा से पढ़ लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, 10th उनके लिए बहुत आसान होता है। 10th आपका बोर्ड ईयर होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, क्योंकि वो लाइफ टिल लाइफ जो है आपको वो मार्क्स दिखाई पड़ेंगे। इसलिए जो अच्छे बच्चे होते हो ना वो अर्थ में ही इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि यही कोर्सेज लगभग आपके जाएंगे। बेसिकली साइंस है, SST है, ये सब आप मान के चलिए, ठीक है। मैथ में तो थोड़ा सा ठीक है, वो इनलार्ज हो जाता है, कुछ कोर्सेज बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अर्थ अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको मान के चलिए कि अर्थ नहीं पढ़ रहे हैं, ये 10th का कोर्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आप साइंस में देखेंगे आपके मेटल, नॉन मेटल है, एसिड बेस है, ये सारे चैप्टर आपके 10th में हैं। तो इस नाते इसी तरह से आपका 7th का जो चैप्टर होता है वो 9th से बेस होता है, ठीक है। तो ऐसा जो सिलेबस ड्रा ही किया गया है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ठीक। तो ये आपका जब आगे आप 10th लेवल पे जाएंगे, इंटर लेवल पे जाएंगे तो इसका और अच्छा से विस्तार आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देख लीजिए कि जब जोड़े में हो, पेयर में हो तो डिप्लोकोकाई कहते हैं। और अगर चेन में हो, जैसे मान लीजिए यही रॉड शेप है, यही रॉड शेप चेन में ऐसे जुड़ जाता है, 1 2 3 4 ऐसे चेन में जुड़ जाता है। और चेन में जुड़ जाता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इसी से स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया बना है, स्ट्रेप्टोकोकस, यही स्ट्रेप्टोकोकाई। इसका मतलब क्या है, उस चेन में है, ठीक है। नाम से ही आप उसका मान के चलिए कि पूरा चीर फाड़ कर देंगे कि नाम में अगर स्ट्रेप्टोकोकस है इसका मतलब वो क्या है
पहले बात तो वो राउंड शेप है, कोकस है। तो और दूसरी बात क्या है, अगर स्ट्रेप्टो लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, चेन में है। ठीक है, तो शेप आप ड्रा कर देंगे बिना देखे। और इन क्लस्टर्स, अगर यही आपके रॉड से बैक्टीरिया ऐसे क्लस्टर में इकट्ठा होना खूब सारे, तब आपका क्या हो जाता है, स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं इसको। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई मतलब होता है कि जब राउंड से बैक्टीरिया, सॉरी, जब राउंड से बैक्टीरिया, रॉड हमने बना दिया था, ये राउंड शेप है, राउंड शेप, गोल है। ठीक है, ये राउंड शेप ऐसे कर लीजिएगा। जब राउंड से बैक्टीरिया आपका जो है वो क्या है, एक साथ क्लस्टर में आ जाए ना, एक साथ जुड़ करके, एक क्लस्टर मतलब होता है कि इकट्ठा हो जाए खूब, तो उसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। ठीक, थोड़ा नाम में डिफिकल्टीज आएगी आपको, लेकिन यह कि कई बार जब बोलेंगे तो आसान हो जाएगा। अब सेकंड आते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा इसको, रॉड शेप बैक्टीरिया क्या है, ये भी बड़ी मुश्किल से कोई बात नहीं है। रॉड माने होता, हमने बताया था आपको कि एक रॉड की तरह, जब आपका बैक्टीरिया ऐसे रॉड की तरह हो जाए, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया, ये ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया था, ये रॉड नहीं था, ये क्या था, राउंड था। राउंड माने गोल गोल, तो ये क्लस्टर भी होगा तो राउंड राउंड होगा। कोकाई एक होगा, दुई हो जाएगा तो इस तरह से कोकस हो जाएगा, मतलब कि डिप्लोकोकस हो जाएगा। ठीक है, आइए क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। इस तरह से रॉड शेप में क्या होगा, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो रॉड शेप में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बैसिलस कहते हैं। और बैसिलस तब कहते हैं जब वो चेन फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, बैसिला, वैसे तो बैसिलाई कहते हैं यानी, और बैसिलम कहते हैं, लेकिन ये चेन फॉर्म में जब होता है तो बैसिलस। और ये मोस्टली क्या होते हैं, चेन फॉर्म में पाए ही जाते हैं, इसलिए इनको बैसिलस ही कहते हैं। अब इनके डिजीजेज हैं कुछ। ह्यूमन बींग्स में ये जो रॉड से बैक्टीरिया ना, वो बहुत सारे डिजीज पैदा करती है, जिसमें आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आप देख रहे हैं ना, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, टीबी। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अब तो खैर इसका इलाज आ गया, डॉट्स आपके मेडिकल जो आपका हेल्थ सेंटर है यानी कि पीएचसी है, वहाँ भी आपको इसका दवा मिल जाएगा, अब तो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन पहले ये लाइलाज था, अब बहुत लोग इससे मर जाते थे। ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, और लेप्रेसी, कोढ़ रोग जानते हैं लेप्रेसी को, टिटनेस एक खतरनाक बीमारी, सब बैक्टीरिया से होती हैं। किस बैक्टीरिया से, रॉड से बैक्टीरिया से होती हैं। फिलहाल आपको जानना है कि बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस और लेप्रेसी, ये सब डिजीज हैं जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, यानी बीमारियां हैं जो आदमी के अंदर ये पाए जाते हैं। और क्यों होते हैं, बैक्टीरिया के कारण। ठीक, लैक्टोबैसिलस के बारे में पहले ही बता चुका था। ये लैक्टोबैसिलस है, ये बीमारी नहीं फैलाता, ये आपका हेल्पफुल बैक्टीरिया है जो आपके दूध से पनीर बनाता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता तो आप खाली दूध को दूध की तरह पी पाते, और आप बैक्टीरिया जो है ये आप पनीर नहीं खा पाते। ठीक है, कितना भी आप परेशान होते पनीर नहीं खा पाते, कितना भी फैक्ट्री में पनीर नहीं बन पाता जब तक कि बैक्टीरिया नहीं होता। ठीक है, तो बैक्टीरिया आपको पनीर देता है, इसलिए बैक्टीरिया इतना बुरा न समझिए बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप्ड और स्पाइरिलम। ठीक, तो मोस्ट ऑफ देम आर द हार्मलेस। अब इसमें देखिए एक चीज़ और अच्छी बात है कि यह बैक्टीरिया जो स्पाइरल है ना, जो सांप जैसा आपको दिखाई पड़ता है, इसका हमने फिगर पहले बना के दिया था, इस तरह से स्पाइरल होता है, जो सांप जैसा अगर आकार हो, तो ये बैक्टीरिया क्या है, बहुत हार्मलेस नहीं होता। मोस्टली जब इसलिए इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो हार्मलेस नहीं, हाँ लेकिन एक आध होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है पैलिडम स्पाइरलम, नाम क्या है, पैलिडम स्पाइरलम। या एक बीमारी होती है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस एक बीमारी होती है जो हमारे जन्नांग होते हैं खासकर। ठीक है, तो वहाँ पर यानी जो हमारे रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं में, बेसिकली ये मेल्स के रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में ऐसे फोड़ा टाइप का निकल आता है पूरा, तो वो सिफिलिस होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसको आप जानिए कि ये जो है स्पाइरलम बैक्टीरिया जो है, यानी पैलेडियम या पैलिडम बैक्टीरिया या पैलिडम स्पाइरलम बैक्टीरिया है, जिससे सिफिलिस होता है। ठीक, अब कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप जिसका शेप कामा जैसा हो, इसमें एक विब्रियो है आपका, इसको नाम से विब्रियो बुलाते हैं। आपको हमने पहले बता दिया कि कालरा जो है, विब्रियो कॉलेरा, ये एक बीमारी फैलाता है कॉलरा। कंटामिनेटेड वाटर या फूड आप जब खा लेते हैं तो इससे आपको, क्योंकि एक्चुअली में हमने बताया ना कि बैक्टीरिया हर जगह है,
ठीक है। आपको लगता होगा कि बैक्टीरिया सर कैसे पहुंच जाता है खाने में, कैसे, तो बैक्टीरिया आगे पढ़ेंगे आप। और बैक्टीरिया तो हर जगह है। इवन आपको हम एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि आप एक बोतल को क्या करिए, बोतल में ब्रेड रख दीजिए, चाहे थोड़ा सा चावल या दाल कुछ रख दीजिए उसी में, और रख करके बोतल को खूब तरीके से बंद कर दीजिए, उसका एकदम एयर टाइट कर दीजिए कि बाहर से कोई चीज़ अंदर जा न सके। थोड़ा सा पानी वानी डाल के उसके अंदर, ठीक है, बंद कर दीजिए, रख दीजिए महीना भर। अब महीना भर बाद उस बोतल को फिर ले आइए ना, तो आप देखेंगे बोतल ऐसे बंद है, वो अंदर आपके कीड़ा घुसा हुआ है, कीड़े हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, ठीक है। तो कहाँ से आ गए? एक्चुअली में हवा जो उसके अंदर बंद थी ना, उसी में बैक्टीरिया था, क्योंकि हमने बताया कि इस हवा में भी बैक्टीरिया है, और एक दो बैक्टीरिया बहुत है, असंख्य रूप में बैक्टीरिया है, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया आपके आसपास ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। आपके शरीर पर बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, शरीर के आपके अंदर हैं। बस इतना है कि बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, या हार्मफुल होंगे तो वो आप फिर नहा धो करके डिटॉल वगैरह लगा लेते होंगे तो साफ़ हो जाते होंगे, ये भी आपको पता है। तो इसीलिए रोज़ नहाते हम लोग, अगर रोज़ नहाए ना, रोज़ ब्रश ना करें तो तमाम बैक्टीरिया तो आपके मुंह में रहेगा। आप रात में सोते हैं खाना वाना खा करके, तो जो आप अगर रात में ब्रश नहीं किए हैं तो रात में क्या होता है, रात भर बैक्टीरिया आपके मुंह में रहता है, और जो खाना को सड़ाता है, और खाना को जो सड़ाता है तो उससे जानते हैं तमाम प्रकार के एसिड फार्मेशन होते हैं, खाना को सड़ाता है। एसिड जब बनता है तो आप सुबह मुंह खोलते हैं तो अजीब सा मुंह लगता है, आपको ताजगी का महसूस होती है, अजीब सा मुंह लगता है, आपको लगता है कि क्या यार कैसा मुंह है। तो आप क्या करते हैं उस समय, फिर आप लेते हैं पेस्ट लेते हैं, अब पेस्ट से आप ब्रश से रगड़ करके मुंह को साफ करते हैं। पेस्ट क्या है? एक क्षार है, यानी ये बेस है। तो बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, यानी उसको खत्म कर देता है उसका एक्शन। तो जब बेस आप मुंह में लगाते हैं ना, तो जो एसिड अंदर बना हुआ है बैक्टीरिया के कारण वो सब खत्म हो जाता है, और जब वो खत्म हो गया तो आपका फिर जैसे फ्रेशनेस महसूस करते हैं। आपका जब एसिड खत्म हो गया तो अब खत्म कहानी। और उसके बाद अब आप सब कुल्ला उल्ला करके आप ताजगी महसूस, चाय वाय पीते हैं अपना, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करिए उसके बाद चाय पीने के बाद। तो मतलब क्या है कि इस तरीके से बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हाँ बैक्टीरिया कहीं हम सुरक्षित जगह पे बैठे हैं, बैक्टीरिया हर जगह है, बस इतना जानिए, ठीक है। वो चाहे बंद बोतल में बैक्टीरिया घुस सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैक्टीरिया हर जगह है। तो वही कह रहा है कि कॉलरा जो है क्या कंटामिनेटेड फूड से आ जाता है। आपने पानी गंदा पानी पी लिया, उसमें हो सकता है कॉलरा के बैक्टीरिया हों और चले आपके पेट में चले गए, आप कॉलरा रोग हो गया, ठीक है। अब आइए, कह रहा है एक्सेप्ट राउंड शेप ऑल बैक्टीरिया हैव स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। और यही नहीं, कह रहा है केवल राउंड शेप को, गोल वाले शेप को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, बाल जैसे, उनको हम फ्लैजेला कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। इस तरह का शेप आप जब आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में तो आपको और अच्छी तरीके से बताया जाएगा। अब आते हैं एक प्रश्न पे जिसमें एक डाउट है, डाउट था लोगों को, और अभी भी डाउट था, और अभी भी बहुत सारे इस पे मंथन चल रहे हैं, बट अभी जो निष्कर्ष निकला है वो एक रिसेंटली एक निष्कर्ष है जिसके जो आपकी किताबों में दिया गया है। फिलहाल इन दोनों बातों को हम बता देते हैं। हम इससे पहले, यानी कुछ दिन पहले जो है, लॉन्ग टाइम से हम ये जानते आए हैं, मतलब बहुत साल पहले से हम यही जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है एक प्लांट है। अब प्लांट क्यों? क्योंकि हमने लिखा हुआ कि बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल्स। बैक्टीरिया प्लांट है कि एनिमल है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया को पहले प्लांट माना गया। अच्छा, प्लांट मानने के पीछे रीजन क्या था? पहली बार क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो है ना, उसका जो शरीर बना है वो सेल वॉल से बना है। किससे बना है? सेल वॉल से बना है। अब अगर आप सेल का चैप्टर पढ़े होंगे, आप इवनली आपके 7th में हो, या हो सकता है अभी 8th में ही आए, हमने, मुझे बहुत क्लियर नहीं पता है किसी क्लास में। अगर आपने सेल 6 में भी सेल पढ़े होंगे, तो बहुत कॉमन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। फिर आपको हम यहाँ दे रहे हैं, देखिए बता दे रहे हैं थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर बना के, बहुत कॉमन देख लीजिए। ये आपका ऐसे गोल या इस तरह का शेप होगा, ये आपका जो सेल होता है वो क्या होता है? एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में जो बाहरी देख रहे हैं ना, ठीक है, ये आपका क्या है? ये जो है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से अगर हम प्लांट सेल की बात कर लें,
प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल ये होता है, देखिए अब ये प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में क्या है, जो ये मोटा वाला आप आवरण देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये सेल वाल है, सेल वाल। तो प्लांट और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्लांट सेल हैव सेल वाल बट एनिमल सेल हैव नॉट सेल वाल, इट हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। ठीक। अब जब एनिमल सेल, जितने भी एनिमल हैं उस सब के पास कौन सा सेल है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में तो सेल वाल होता ही नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या था, सेल वाल था। इसका जो बॉडी बना हुआ है पूरा, वो किसका बना हुआ है, सेल वाल का बना हुआ है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि भाई जब सेल वाल है बॉडी में तो वो एनिमल हो नहीं सकता, यानी वो क्या है, प्लांट है। चलिए इस बात को हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब यहीं पे देखिए एक चीज़ और क्लियर कर दे, क्योंकि देखिए आपको तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना, हमारे पास भी समय बहुत है। अब आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा वीडियो देख के आप चुप जाओ। तो आपके पास टाइम है, घर में बैठे हैं, पूरा वीडियो देखिए, हम बहुत बढ़िया से आपको इसको समझाएंगे। अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा यहाँ पे, हालांकि आपके चैप्टर से जुड़ा हुआ नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको सेल अगर पढ़ाया गया हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया गया तो मैं थोड़ा सा यहीं क्लियर कर दूँ कि एनिमल सेल में क्यों नहीं होता है सेल वाल, और जबकि प्लांट सेल में क्यों होता है सेल वाल। इसको आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा, आपको कभी भूलेगा नहीं कि सेल वाल किसमें होता है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। अब हम एनिमल सेल में सेल वाल क्यों होता है, अब प्लांट सेल में सेल वाल क्यों नहीं होता। अब हम सभी जानते हैं कि हमारा होल स्ट्रक्चर, मान लिया ह्यूमन बॉडी को ले लीजिए, तो ये आपका हाथ पैर मुंह आँख नाक सब किसका बना हुआ है, सब बना हुआ है सेल का। कई सेल मिल करके आपका सारा पूरा स्ट्रक्चर बनाए हैं। इसी तरह से ये पेड़ पौधा, जो जितने भी पेड़ पौधे आपके हैं, ये सब किसके बने हुए हैं, ये सब प्लांट सेल के बने हुए हैं। ठीक। तो अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, पतला सा सेल मेम्ब्रेन है, जबकि इनके पास मोटा सेल वाल है। क्यों ऐसा हुआ, तो इसके पीछे रीजन है कि हम क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह अपनी स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं, हम अनफेवरेबल कंडीशन आने पर खुद को सेफ कर सकते हैं। तो हमारी स्किन कैसी बनी, सॉफ्ट स्किन बनी। हमारी स्किन कैसी बनी, सॉफ्ट स्किन बनी। हमारे अगर, अच्छा हमें क्या मूव करना था, हमें मूव करना था, हमें एक्शन करना था। अगर हमारी स्किन पेड़ों की तरह हार्ड हो जाती तो हमारे हाथ हिलते ही नहीं, हिलते हाथ नहीं हिलते तो हम चल पाते, नहीं चल पाते। ठीक, पहला रीजन। और दूसरा, पेड़ पौधों को क्यों दिया सेलवाल, सेलवाल से क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है, जो लकड़ी आप दे रहे हो सेलुलोज का बना होता है, तो पूरा सेलुलोज होते पूरा टाइट कड़ा हो जाता है इनका। अब चूंकि ये बाहर होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, ठीक है। अब मान लिया आप खड़े हैं और बारिश आ गई, खूब तेज बारिश आई, तो आप या तो छाता निकाल लेंगे, या तो क्या करेंगे, बढ़िया सा कोई शेल्टर खोज के आकर के यहाँ खड़े हो जाएंगे। ठीक। अब पौधा या पेड़ क्या करेगा, यहाँ बारिश हो रही चुपचाप खड़ा है, पत्थर पड़ा चुपचाप खड़ा है, उसके बाद खूब तेज धूप हुआ चुपचाप। आप 1 घंटा धूप में खड़े होकर दिखाइए ना, आप नहीं खड़े हो सकते। आप खड़े होंगे ना तो आपको तमाम स्किन डिजीज हो जाएंगी, आपको कालरा फालरा सब इकट्ठा पकड़ लेगा, कोरोना छोड़ दीजिए बात। इसी तरीके से अगर आप प्लांट को छोड़ दिए, तो प्लांट क्या है, बेचारा वैसे खड़ा है, ना कोई मास्क लगाया है, अब बेचारा चुपचाप वैसे खड़ा है, जाड़े खूब तेज ठंडक पड़ रही है, अब प्लांट वैसे, कोई स्वेटर आज तक देखा आपने प्लांट को स्वेटर पहनते हुए, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, प्लांट को ईश्वर ने कहा कि बेटा ऐसा है, मैं तुमको सलवाल दे दे रहा हूँ जो हर चीज से तुम्हारी रक्षा करेगा। बारिश को बरसने दो, कोई टेंशन नहीं, वो तुम्हारे ऊपर कोई उसका इरिस्पॉन्सिबल जो है इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। आने दो, खूब धूप निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी है, वहां से पानी ले आएगा, आराम से आप प्रेम से जिंदा रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वह मूव नहीं कर सकता, वह अपने आप को फेवरेबल कंडीशन में नहीं ला सकता, इसलिए वह सेल वाल उसके अंदर पाया जाता है, ताकि वो हर चीज को स्ट्रांगली जो है फेस कर सके। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। फिर दूसरा कह रहा था, सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब एक लाइन ये भी है, देखिए लाइन को देखिए, वैसे बोल देना अलग बात है और लाइन को समझाना, मेरी आदत है कि आप जब कुछ पढ़ें तो उसको बढ़िया से समझें। देखिए याद करके लोग अर्थ में अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन याद करके लोग
10th में अच्छा नंबर नहीं ला सकते, रट करके या याद करके लोग इंटर में अच्छा नंबर नहीं ला सकते। आप जब तक समझेंगे नहीं, अब मान लिया किसी तरीके से इंटर बीए में नंबर ला भी लिए ना बीएससी में, तो आप किसी कंपटीशन में आप नंबर या सिलेक्शन नहीं पा सकते जब तक कि आपने उसको समझा नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है, अर्थ में तो आपके पीछे के 4-5 क्वेश्चन आपको दिए हैं और आपको लिखा दिया जाएगा और आप उसको रट लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप समझ लेंगे बड़े क्लासेज में तभी आप उसका आंसर, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पीछे वाला क्वेश्चन नहीं होगा, वो पता नहीं क्वेश्चन बोर्ड कैसा बनाएगा। इसलिए अभी से ध्यान दीजिए कि आप अर्थ नहीं 10th में हैं। ठीक है, आइए क्या कह रहा है, कह रहा है सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो, कभी नहीं पढ़ा तो हम यहाँ बता दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस एक क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस बहुत सिंपल। देखिए लीफ क्या होते हैं, ग्रीन लीव्स होता है, इसमें एक टर्म होता है क्लोरोफिल, एक पिगमेंट होता है हरे रंग का, क्लोरोफिल पाया जाता है। आइए क्या होता है, सूरज की लाइट यानी सनलाइट लेता है सूरज से, और जड़ों से क्या लेता है, पानी लेता है, वाटर लेता है, यानी ये वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचर में मौजूद है। इन्हीं सब को लेके, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, एक भोजन बनाता है। आपने सुना होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ये फूड बनाता है। यानी फूड बनाने को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस करना। सिंथेसिस माने कुछ किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बना लेना। ठीक, तो फूड क्या बनता है, C6H12O6, ठीक है, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ग्लूकोज आपने देखा ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जब C6H12O6, जब कार्बन और हाइड्रोजन ये मिलकर कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना किससे बनाना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर के। तो अगर ऐसा काम कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है, यानी प्लांट के पास ऐसी शक्ति है कि वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बना लेता है। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड का को बना लेता है कौन, बैक्टीरिया, किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन सिमिलर टू दोज फाउंड इन द लोअर प्लांट। लोअर प्लांट में जिस तरह का रिप्रोडक्शन होता है उसी तरह का बैक्टीरिया में भी होता है। और दे कैन सिंथेसाइज विटामिन, ये विटामिन भी खुद को विटामिन भी बनाते हैं, अपने अंदर खुद बनाते हैं। तो इस तरह के नाते इनको हम क्या कहते हैं, प्लांट के रूप में रखते थे। लेकिन आज के दिन में क्या है, आजकल इस थ्योरी को बदल दिया गया, उसको कहा गया बैक्टीरिया नॉट कंसीडर्ड एज अ प्लांट, उसको प्लांट नहीं मान सकते। क्यों, कह रहा देयर सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज। उन्होंने कहा सेल वॉल तो है बैक्टीरिया के पास, लेकिन सेलुलोज का बना हुआ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा सेल वॉल तो है पर सेलुलोज का बना हुआ नहीं है। और प्लांट में जितने सेल वॉल पाए जाते हैं सब सेलुलोज के बने होते हैं। इसका मतलब कि सेल वॉल होना जरूरी नहीं है। सेल वॉल अगर सेलुलोज का बना हुआ नहीं है तो वह प्लांट की श्रेणी में नहीं आ सकता। एक लॉजिक ये दिया। दूसरा कह रहा सम बैक्टीरिया है क्लोरोफिल, कुछ बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी एक है बैक्टीरिया, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो कह रहा है साइनोबैक्टीरिया जो है उसके पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन कह रहा है इट इज मच डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट। लेकिन जो प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना उससे बिल्कुल अलग है ये जो क्लोरोफिल है। इन्हीं दोनों आधार पे आज के दिन में यानी आजकल जो है बैक्टीरिया को प्लांट मानने से साइंटिस्टों ने इनकार कर दिया। तो कोई बात नहीं, हमें तो दोनों जानकारी होनी चाहिए, और ना हम इसको प्लांट मानने से पूरी तरह से इनकार कर सकते हैं और ना ही हम इसको प्लांट मान भी सकते हैं। दोनों बातें, अब कोई पूछता है तो तर्क आप दे सकते हैं कि प्लांट क्यों मानते हैं और प्लांट नहीं मानते। आइए यूजफुल बैक्टीरिया के संदर्भ में आगे देखते हैं। लैक्टोबैसिलस हमने बताया था प्रोडक्शन ऑफ कर्ड
चीज ये जो है लैक्टोबैसिलस होता है। इसी तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये बहुत अच्छा टर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ में समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या एक्चुअली में? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, जैसे जितने भी लेगुमिनियस प्लांट, दलहनी फसल, जैसे आपका ग्राम है, ठीक है, ग्राम है, पी है, यानी जितने भी दलहनी फसल हैं, ठीक है, वो सब क्या हैं, उसके रूट में जो है ना, आप देखेंगे जब भी अगर चना का आप रूट उखाड़िए चने को, तो उसमें आप देखेंगे इस तरह से नोड्यूल्स पाए जाएंगे, ऐसे ऐसे एक ऐसे ऐसे आपके वहाँ पे नोड्यूल्स पाए जाएंगे ऐसे। उसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। अब राइजोबियम करता क्या है, राइजोबियम बहुत कमाल का बैक्टीरिया है। अगर ये बैक्टीरिया ना रहे तो बहुत जल्दी हमारी धरती क्या होगी, अनउपजाऊ हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। अब ये करता क्या है, ऊपर प्लांट है, इसके अंदर ये इसका काम क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि हवा में यानी एयर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78% है, ठीक है। अब 78% नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है। अब पौधे क्या हैं, पौधे हैं लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन को डायरेक्ट, इसे पत्ती चाहे इसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है, वैसे वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकती। अच्छा, आपको बता दें कि नाइट्रोजन मोस्टली है क्या, नाइट्रोजन माने जब आप यूरिया खाद डालते हैं ना, यूरिया खाद आप खेतों में देखोगे डालते हैं, यूरिया एक्चुअली में नाइट्रोजन ही है, ठीक है। नाइट्रोजन को जो आपका नाइट्रोजन यूरिया को जब डालते हैं तो यानी पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत जरूरी या बहुत इसेंशियल जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब उसको बहुत जरूरी है देना, ठीक। अब इस नोड्यूल्स में जो राइजोबियम, उसका काम क्या है, ये इसको खींच लेता है, इन्वायरमेंट में मौजूद नाइट्रोजन को खींच करके और कुछ रिएक्शन वगैरह अपने अंदर करके, और ये क्या करता है, इसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब इस फॉर्म में पौधे इसको या जड़ें इसको जो है ले लेती हैं, या जमीन में या मौजूद रहता है, पौधे इसको ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपका नाइट्रोजन को जमीन के अंदर फिक्स करता है, इसलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कौन करता है, राइजोबियम करता है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि राइजोबियम एक ऐसी बैक्टीरिया है जो इन्वायरमेंट में मौजूद नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स कर देता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं दलहनी फसलों को, कि ये खाद पैदा करती हैं। आप अगर किसानों से कभी पूछें या आपने यहाँ खेती होता हो तो पूछें कि जिस खेत में दाल बोया गया हो, कोई ना चना बोया गया हो, मटर बोया गया हो, और उस खेत में फिर गेहूं बोया, तो गेहूं में खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वहाँ बहुत अच्छा खाद पैदा हो चुका है। फिर कह रहा बैक्टीरिया आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। अब बैक्टीरिया का एक खास काम होता है कि वो जितने भी सड़ी गली चीज़ होती है उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, जिससे वो बना हुआ उसको तोड़ देता है। तो मोस्टली जितने भी चीज़ें हैं क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमारा शरीर भी किससे बना हुआ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो बैक्टीरिया अगर मतलब कोई जानवर मर गया तो आप कुछ दिन बाद क्या देखेंगे, वो जानवर है ही नहीं, गायब हो गया। आप कुछ दिन छोड़ दीजिए उसको, तो कुछ दिन बाद उसकी हड्डी बचेगी, आपको मांस वांस सब गल गया, और हड्डी भी कुछ दिन बाद वो गली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन गायब कर रहा है इसको, ठीक है। उस पर बैक्टीरिया फीडिंग, बदबू आता है ना आपको, तो असली में जब बैक्टीरिया उसको टीच करके खाती है तो उससे कुछ गैसेज निकलती हैं, और वही गैस क्या होता है, आपको बदबू करता है। तो यानी ये बैक्टीरिया क्या करती है, इसका वेंजर्स का काम करती है। इसका काम क्या, जितने भी सड़े गले चीज़ है वो इन्वायरमेंट से ख़त्म करती है। अगर बैक्टीरिया ना होती तब तो कब्रिस्तान में लाश दफनाने की जगह नहीं मिलती। अब आपसे सोचिए कि आपसे आज से 2-4 हज़ार साल पहले से धरती में लोग रह रहे हैं ना, और सारे अरबों साल से रह रहे हैं लोग, आज सब लोग मरते हैं तो आज धरती जगह होती नहीं होती। क्यों, क्योंकि तब बैक्टीरिया उसको खा ही नहीं पाता। और आज क्या है देखिए, उसी कब्रिस्तान में अब्बा जान भी थे, अब्बा जान के अब्बा जान भी थे, और उनके भी अब्बा जान उसी कब्रिस्तान में गया और जगह मिलती गई सबको। क्या है कि जो अब्बा जान के अब्बा जान के अब्बा जान थे वो वहाँ उसको बैक्टीरिया खा चुकी है, ठीक। इसी तरीके से कोई भी जानवर जब मर जाता है उसको आप दफना देते हैं तो कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाता है। वो किसमें मिल जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, यानी वो कंपोस्ट के रूप में बन जाता है।
खाद बन जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया स्कैवेंजर्स का भी काम करती है। अब बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन, अब एक एग्जाम्पल और आपसे, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है। तो मतलब बैक्टीरिया जो है अभी तक क्या था कि आपके शरीर के बाहर था, शरीर पे था, मान लिया शरीर के ऊपर भी एक आध बैक्टीरिया आपके बैठी हो, इन्वायरमेंट में तो आपका हजारों लाखों बैक्टीरिया घूम ही रही हैं, तो शरीर के ऊपर बैक्टीरिया थी, लेकिन कह रहा बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन, आपके आंतों में भी बैक्टीरिया मौजूद है। आश्चर्य मत करिए। रूमिनेंट एनिमल्स अगर आप देखें, यानी जो सेलुलोज खाते, जो घास खाने वाले एनिमल हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब घास खाते हैं ना, तो घास खाने के बाद घास को पचाता कौन है? तो इसी इंटेस्टाइन में, इनके रूमिनेंट एनिमल्स के इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाई जाती है, जो वहाँ सेलुलोज को डिकम्पोज करती, सेलुलोज को तोड़ देती है और वहाँ से एनर्जी निकालती है, उसको एनर्जी मिलता है, बैक्टीरिया को खाना मिल जाता है। इस तरह से दोनों को लाभ होता है। बड़े आसानी से बैक्टीरिया आपके आंत में रहती है, आपका फायदा करती है, अपना भी फायदा कराती है और उस जानवर का फायदा करती है। एनिमल्स में तो ये हो गया। ह्यूमन बींग्स में आप कहेंगे हमारे आंत में, जी हाँ, इस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई, ECOLLI कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया जो है वो आपकी आंत में पाया जाता है। अब कहेंगे इसका क्या काम है? तो ये बहुत सारा काम करता है। विटामिन के का प्रोडक्शन करता है, B5 का प्रोडक्शन करता है, B12 का प्रोडक्शन करता है। इन सारे विटामिन का प्रोडक्शन करता है कौन? ये जो आपका इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में पाया, तो ये लाभ करता है। अगर हानि करता तब तो इसको एंटीबॉडीज देकर आप बाहर निकाल ही देते, लेकिन चूंकि लाभ करता है, हमारे लिए लाभकारी बैक्टीरिया है, इसीलिए इसको यूजफुल बैक्टीरिया में रखा गया है ना। कैटेगरी देखिए इसको कहाँ रखा गया? यूजफुल में। तो हमारे इंटेस्टाइन में क्या करता है? अच्छा काम करता है, इसलिए इसको रखा गया। अब आइए इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट जूस एंड विनेगर्स, जो फ्रूट जूस आप तैयार करते हैं, इसको बहुत दिन तक रखने के लिए इसमें भी आपको बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। विनेगर्स का यूज बनाने के लिए, जैसे आप देखिए सिरका बनाते हैं ना, सिरका, तो सिरका क्या हुआ? वो एक तरह से सड़ा हुआ चीज़ है। सिरका में कन्वर्टर्स चीज़ है वो, जब आप उसका फर्मेंटेट कर देते हैं किसी चीज़ को ना, जैसे आप सेब का रस ले लीजिए, अंगूर का रस, इसको फर्मेंटेट कर दीजिए, सिरका बन जाएगा, वो एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, उसी सिरका कहते हैं। ऐसे वाइन्स है, जो आप शराब पीते हैं, वो वाइन्स जो है वो सब भी किससे बनते हैं? बैक्टीरिया का यूज करके बनते हैं। एसेटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो एथिल अल्कोहल, जो दारू पीते हैं, सब शराब पीते हैं ना, उसको एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो एस्टोबैक्टर क्या करता है? इसी एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसको आप सिरका बोलते हैं। यूज ऑफ मेक एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड बी कॉम्प्लेक्स। एंटीबायोटिक्स का तो नाम सुना होगा, आप डॉक्टर साहब के पास जाते होंगे, डॉक्टर क्या करता है? आपको 2-3 दवाई देता है, उसमें एक एंटीबॉडीज भी होता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया, अंदर जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया ना, उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए आपको दिया जाता है। तो उसी बैक्टीरिया में जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं उनको ले करके, और जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, उनको लेकर के हम एंटीबायोटिक्स बना लेते हैं, और उसमें से आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन और बी कॉम्प्लेक्स जो है, ये सारी दवाएं इसी से बनती हैं, आपके बैक्टीरिया से। प्रोड्यूसिंग बायोगैस, मीथेन गैस का यूज आप देखे होंगे, इस समय तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने भी दलदली प्रदेश हों वहाँ मीथेन गैस बहुत होता है, और हमने बहुत सारी चीज़ों को सड़ा वड़ा करके इस तरह से गैस फार्म करते हैं, और बड़े प्लांट लगाए जाते हैं मीथेन गैस के। तो इस वहाँ भी जो है आपको ये सड़ाने का काम बैक्टीरिया करती है। अब आइए हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो कह रहा हार्मफुल बैक्टीरिया मोस्टली पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट और सिम्बियोसिस दो टर्म हैं, और दोनों जान लीजिए बहुत हद तक सिमिलर हैं, बस एक चीज़ में प्रॉब्लम है। उसमें क्या है? पैरासाइट मीन्स होता है जब कोई एक जीव दूसरे जीव पर बैठा हो, दूसरे जीव पर, और उसके द्वारा, यानी होस्ट जो है, जिस जीव पे बैठा है उसके द्वारा बनाए गए भोजन को वो खा रहा हो, ठीक। मान लिया कि हमारे जो शरीर में जुएं होते हैं, तो जुआ क्या करता है बाल में? तो जुआ क्या करता है? जुआ हमारे शरीर से खून चूसता है, यानी हमारे शरीर द्वारा बनाए गए जो भोजन है उसको लेता है, और लेके क्या करता है? हमें नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट का काम क्या है? जिस शरीर से खाएगा उसी शरीर में नुकसान पहुंचाएगा।
पैरासाइट बहुत खतरनाक होता है। जबकि सिम्बियोटिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया ये भी होते हैं, सिम्बियोटिक भी होते हैं। अब सिम्बियोटिक का काम क्या है कि जिस शरीर में खाता है उसको लाभ पहुंचे। जैसे इशेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया आपने बताया कि इंटेस्टाइन में होता है, अब वो हमारे शरीर में बैठा हुआ क्या करता है, वह हमारे द्वारा जो भोजन दिया उसको खाता है, और उस भोजन को खाने पे वह तमाम सारी चीज़ें हमको पैदा करके देता है। जैसे विटामिन B5 है, B12 है, पोटेशियम है, इसको बना के देता है। ठीक है, तो ये हमारा लाभ भी कराता है। तो सिम्बियोटिक क्या है, दोनों रहते हैं, दोनों पैरासाइट में भी दोनों रहते हैं, पैरासिटिक में भी। एक होस्ट है और एक पैरासाइट है, लेकिन एक में पैरासिटिक वाले में क्या है, नुकसान पहुंचाता है पैरासाइट, जबकि सिम्बियोटिक में वही बैक्टीरिया जो है आपको लाभ पहुंचाती है। अब आपका कह रहा है कि causes a large number of disease in the plant, सिट्रस कैंकर, पोटैटो स्कैब, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये सारे जो है प्लांट में होने वाले तमाम सारे क्या हैं, रोग हैं। इन ह्यूमन में देखिए आपका कॉलेरा है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, टिटनेस है, टाइफाइड है, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे बीमारियां आपकी किससे फैलती हैं, बैक्टीरिया से फैलती हैं। अब आइए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइजल स्पॉइल ऑफ फूड एंड काजिंग डेंजरस डिजीज कॉल्ड बोटुलिज्म, यानी जो भोजन होता है हमारा, वो फूड होता है, उसको स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। आप अक्सर देखा होगा कि आप खाना रख दें, सुबह का खाना रखा है, शाम को आपका वो खाना खराब हो गया, उसमें आपका लसलसा हो जाता है, महक आ जाती है उसमें, आप उसको नहीं खाते हैं। क्यों खराब कर देता है, ये वो बैक्टीरिया उस पर फीड करती है और उसको तोड़ने लगती है, उसमें से तमाम एसिड फॉर्मेशन होने लगता है, इसलिए वो खराब हो जाता है और उसमें एक नया डिजीज पैदा होता है जिसको हम कहते हैं बोटुलिज्म, अगर उसको खा लें। इसी तरह से फूड पॉइजनिंग भी है, सॉल्मोनेला एंड स्टैफिलोकोकाई जो है, ये फूड पॉइजनिंग, फूड को पॉइजन में कन्वर्ट कर देता है। आपने कोई गंदा संदा फूड खा लिया जा करके तो उसको पॉइजन में कन्वर्ट कर देगा और वो शरीर के नुकसानदायक होता है। फिर आइए कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, जब एक पेशेंट कोई इफेक्टेड हो, जैसे आप कोरोना ही देख रहे हैं ना, कोरोना भी कम्युनिकेबल डिजीज है, आप से दूसरे को फैल जा रहा है। इसी तरह बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से होने वाले जितने डिजीज हैं सब कम्युनिकेबल होते हैं। आपको हुआ है तो दूसरे को हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो मान लीजिए छींकेगा, खांसेगा, या उसके द्वारा कुछ आपने उसका जूठा खा लिया तो उसके शरीर से आपके शरीर में बैक्टीरिया आ जाती है और आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए कुछ बैक्टीरिया आपको दिए जा रहे हैं, सॉरी कुछ बीमारी दी जा रही है, उसमें कौन सी बैक्टीरिया उस बीमारी को फैलाती है उसका नाम पढ़ लीजिए एक बार। टिटनेस एक बीमारी है जिसको क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नाम का बैक्टीरिया फैलाता है। कॉलरा एक बीमारी है, विब्रियो कॉलरा फैलाता है। प्लेग एक बीमारी है जिसको वर्शीनिया पेस्टिस बीमारी फैलाता है, ये प्लेग को। डिप्थीरिया है जिसको आपको क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और ट्यूबरक्लोसिस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये आपका लगभग पूरा बैक्टीरिया का जो आपका एक पार्ट था इस चैप्टर का, इसको हमने यहाँ पे ख़त्म किया। आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अगर कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट में आकर के उसको लिखिए। अगर समझ में भी आई, अच्छा लगा है, तब भी आप कमेंट में आकर के कम से कम कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए कि हाँ सर हमें ये चीज़ अच्छी लगी, और नेक्स्ट आपको हम अलगा पढ़ाएंगे। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तब आप फिर एक्सरसाइज आपको हम करके देंगे।